हाँ देखो ध्यान से, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, लेक्चर 1। आज डेट कितना है बता सकते हैं? 17 नवंबर 25। चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको जानने से पहले आपने देखा होगा टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। सुनो ध्यान से, बातें नहीं करना। तो सवाल ये कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, पहले ये बता दो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां पर हम परफॉर्मेंस पता करते हैं और पोजीशन पता करते हैं, और परफॉर्मेंस पोजीशन पता करके हम उसको कंपेयर करते हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर टू करेंट ईयर, क्वार्टर का भी कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन के साथ साथ हम अपना प्रॉफिट का रेशियो, हर चीज का पोजीशन देखते हैं, और ये देखकर हम फ्यूचर में डिसीजन ले सके या फ्यूचर के लिए डिसीजन जो ले सके वो काम करते हैं। तो बात यह है कि किसी भी कंपनी को फ्यूचर के लिए जो डिसीजन लेना है, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए, टेक ओवर के लिए, मर्जर एक्विजिशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, इस सब के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेजर करने का कुछ टूल्स जानना होता है। टूल्स मतलब क्या हुआ? इक्विपमेंट जिसके सारे हम कोई काम करते हैं, किसी भी चीज को करने के लिए उसके लिए क्या चाहिए? उसका टूल्स चाहिए, है। आप पढ़ते तो उसके लिए भी टूल्स एंड इक्विपमेंट आपके पास है ना, कि कैसे पढ़ाई करनी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो हम एनालिसिस करें, क्या करें बेटा? एनालिसिस करें, तो एनालिसिस करने के क्या टूल्स हो सकते हैं? तो आपने देखा कि एनालिसिस करने के टूल्स में हमारा जो इंफॉर्मेशन होगा उसमें एक पहला एसपीएल है, एसपीएल जानना पड़ेगा आपको। दूसरा क्या आपका? बैलेंस शीट है। तीसरा क्या है आपका? नोट्स टू अकाउंट्स है। कॉमन साइज एंड कॉम्परेटिव स्टेटमेंट है। रेशियो एनालिसिस है, और लास्टली क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो बात ये कि सर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे हेल्प करता है किसी बिजनेस का डिसीजन लेने के लिए? तो यहां पर ध्यान रखना, कैश के फ्लो को जानने के लिए कंपनी, अब एज पर कंपनी लॉ 2013, एज पर कंपनी लॉ 2013, एवरी कंपनी मस्ट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट सवाल यह कि सर जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कंपनी या नॉन कंपनी, क्या सबको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है? नो, नॉट मैंडेटरी। बट कंपनी is compulsory to prepare cash flow statement. Why? Because of the regulation of SEBI, because of the company of 2013. सर ऐसा क्यों? बिकॉज कंपनी में इन्वेस्टर्स, पब्लिक का ट्रस्ट होता है, पब्लिक का इन्वेस्टमेंट होता है, वहां एक आदमी का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वहां सबका इन्वेस्टमेंट है। तो कहीं ना कहीं जब सबका इन्वेस्टमेंट है, कंपनी का पोजीशन प्रॉपर जानना है, तो कैश के फ्लो का मतलब पोजीशन जानना पड़ेगा कि कैश का फ्लो का पोजीशन क्या है, कितना इनफ्लो और कितना आउटफ्लो है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाने के लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड कोई फॉर्मेट है क्या? क्या प्रिस्क्राइब कोई रिकमेंडेशन है? किसी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या रिकमेंड किया कि ऐसे बनाना चाहिए कैश फ्लो, की जैसे तैसे जैसे भी बना ले? तो जैसे तैसे बनाना तो नहीं है। एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, इसका रिकमेंडेशन है,
और इसको रिकमेंड करता है आईसीएआई। कौन करता है? आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और ये आईसीआई एक्ट आया था 1949 को। कब आया था? 1949 को आईसीएआई एक्ट आया था। तो जो आईसीआई एक्ट आया 1949 को, वो आईसीआई पार्लियामेंट की एक बॉडी है जहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम रिकमेंड करती है कि इस कंपनी को, या जो कंपनी जिस नेचर का बिजनेस करती है उसके अकॉर्डिंगली उनको कैश फ्लो बनाना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर कंपल्सरी या लॉ में डालती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं नोटिफाई करती है कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर आईसीआई ही बॉडी क्यों है सर इंडिया में? बिकॉज आईसीआई इज द एपेक्स अकाउंटिंग बॉडी ऑफ इंडिया। आईसीआई इज द एपेक्स अकाउंटिंग बॉडी ऑफ इंडिया विच इज सेट अप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये सेटअप कैसे हुआ? बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो सवाल यहां कि जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो आईसीआई जो रिकमेंड करती है, तो आईसीआई कैसे रिकमेंड करती है? तो आईसीआई क्या करती है? इसके अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है। हर चीज का क्या बनता है? स्टैंडर्ड्स। और अकाउंटिंग करने के स्टैंडर्ड्स को क्या कहते हैं हम? बोलो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बातें नहीं करो पीछे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। अभी इसको अमेंड करके, मतलब कि बाद अभी क्या इसको लाया गया है, एक नया भी चीज आया है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहां पर बहुत प्रकार के स्टैंडर्ड्स है, और जिस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हम कहीं ना कहीं कैश कुछ भी अकाउंटिंग करते हैं, नॉट ओनली द कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं, हमने बताया होगा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 होता है। क्या होता है? 1 से लेकर हम चले तो 33 तक हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं, जिसमें 1 होता है डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्क्लोजर ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल, यानी इंफॉर्मेशन जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट डालते हैं उसको हम डिस्क्लोज करने का काम करते हैं, और ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है। सर ये होता है क्या स्टैंडर्ड्स? स्टैंडर्ड मीन्स द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। जैसे हम लोग अपने जैसे समाज में कुछ नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, इसको कस्टम कहते हैं। कस्टम मतलब रीति रिवाज, कन्वेंशंस। हर रिलीजन का अपना एक होली बुक होता है, और जो होली बुक में मेंशन्ड है हर रिलीजन उसी को फॉलो करते हैं। लाइक हिंदू गीता को फॉलो करते हैं, तो इस्लाम कुरान को फॉलो करते हैं, एंड क्रिश्चियन बाइबल को फॉलो करते हैं, बाइबल की जो बातें हैं। तो सवाल यह कि जो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है दैट इज नॉट द लॉ। धर्म ग्रंथ गीता में जो चीज लिखा हुआ क्या लॉ है? नहीं है। कुरान में जो लिखा हुआ लॉ है? नहीं है। बाइबल में जो लिखा हुआ लॉ है? नहीं है। बट हाँ, एक कस्टम कन्वेंशंस या धर्म के अकॉर्डिंगली, धर्म के रास्ते पे कैसे चला जाए, क्या हम फॉलो करें, क्या फॉलो ना करें, क्या सही है, क्या गलत है, वो हमें होली बुक सिखाता है। बट जब बात करते हैं हम हिसाब किताब की, अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट द लॉ, बट इट इज द कन्वेंशन, कस्टम, जिसमें जो लिखा हुआ अकाउंटिंग वैसे ही करने हैं। अब सवाल है कि नहीं करेंगे तो बात वही होता है कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में है, अनऑर्गेनाइज बिजनेस है, तो यू डोंट नीड टू मेंटेन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब हम अपना कोचिंग चला रहे, इसमें हम कैश फ्लो बनाएंगे ही बनाएंगे, ऐसा तो है नहीं, जरूरी नहीं है। तो हमने कोई लॉ का वायलेशन नहीं किया, बिकॉज हमारी नीड नहीं, हमारी इतनी ऑब्लिगेशन नहीं है, पब्लिक का इन्वेस्टमेंट इस पे नहीं है, हमारा कोई बहुत बड़ा बोरिंग्स नहीं है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बहुत मल्टी नेशन में नहीं है। दैट्स वाई वी डोंट नीड टू मेंटेन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट फॉर द कंपनी, for the organization, for the manufacturing constraints, investment of one person not involved, investment of many persons are involved, trusts are involved, feelings are involved, इकोनॉमी की पोजीशन भी इन्वॉल्व होती है कि अगर कोई कंपनी अगर टूट जाए, गिर जाए, तो इकोनॉमी भी कोलैप्स करता है। जैसे 2008 में आप जानते होंगे सत्यम स्पेस का जो हुआ था, लेमन ब्रदर्स अमेरिका में हुआ था। अब किसी कंपनी के प्रॉब्लम से उस कंपनी का तो प्रॉब्लम हुआ, बट पूरी इकोनॉमी पे भी इंपैक्ट पड़ गया। दैट्स वाई सरकार कहती है कि यू हैव टू फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि ये करने के लिए ये एस है, वो करने के लिए वो एस है। लाइक हमने बोला
कि 1 नंबर ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो डिस्क्लोजर के लिए है, लेकिन 2 नंबर में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बताता है। क्या बताता है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की हाउ टू वैल्यू द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जानते हैं। अब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन भी किया जाता है कि जैसे सामान हमारे पास आया तो जो सामान आया बिका, लेकिन कुछ सामान बचा ना। अब जैसे सामान आ रहा है तो वैसे से बिक रहा है, बट ये ध्यान रखिएगा सामान जो हम खरीदते हैं तो डिफरेंट डेट में खरीदते हैं और डिफरेंट डेट में डिफरेंट रेट रहते हैं। कोई पेट्रोल पंप मालिक पेट्रोल खरीद रहा है, डीजल खरीद रहा है, तो उसका जो टैंक है उसमें डालाता है, तो वो पिछले सप्ताह जिस रेट पे खरीदा था, हो सकता है इस सप्ताह 10 पैसा ज्यादा पे खरीदा होगा या कम पे खरीदा होगा, बट वो पेट्रोल डाला तो मिक्स हो गया। सारा आपका खत्म होगा तभी आप खरीदेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं। स्टॉक आपके पास रहेगा तो भी खरीदना पड़ेगा बेचने के लिए, क्योंकि हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होने चाहिए। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस वी हैव टू वैल्यू द इन्वेंट्री। इसको इन्वेंट्री वैल्यूएशन कहते हैं। अब इसके भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं? 2। जैसे फीफो लीफो बहुत सारे होते हैं, आपको 12th में पढ़ने नहीं है, बट ये समझ लीजिए हमें ये जानना होता है। आपने देखा होगा कि AS2 में कहता है कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन लोअर ऑफ द कॉस्ट और NRV करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लोअर। अब ये लोअर करते हैं तो ये कहीं कौन कहता है भाई? लॉ में लिखा हुआ नहीं, ये कहता है AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है। सर ये AS2 क्यों कहता है? हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, रीजन होता है, दैट्स व्हाई वो AS बनाता है। कोई भी चीज हम जब बनाते हैं तो उसके जब लॉजिक डालोगे ना, होली बुक में कोई चीज लिखा हुआ है तो उसके बीच में लॉजिक है कि दैट इज द रीजन फॉर दिस, है कि नहीं है? ऐसे थोड़ी कि बस अला बला कुछ भी लिख देना है किसी भी चीज में। किताब में भी कुछ भी कोई भी चीज लिखा हुआ आपका क्या कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग है। तो बात है कि AS2 क्यों कहता है, आपने जाना होगा, आपने से कोई एक बताया था, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। A prudence concept is a part of conservatism concepts, and prudence concept tell us that the probable income should not be recognized but probable losses should be recognized. Why sir? अब ये भी why? ये क्यों होता है सर? Because if you recognize the probable income, your profit will increases, and you have to pay tax more, even if your income is not confirmed. Government maintain the policy. Government policy makes for the public welfare. That's why government does not want to charge income tax on that profit which you have not incurred, which you have not earned in reality. अब शेयर मार्केट में किसी ने शेयर खरीदा, शेयर का वैल्यू बढ़ गया, उसका प्रॉफिट दिख रहा है, तो सरकार बोलती है प्रॉफिट बन गया टैक्स दो। नहीं, when you sold the shares and you gain the profit, then you have to pay tax, otherwise not. इन्वेंट्री में भी यही है कि हमारा इन्वेंट्री का मार्केट में ज्यादा है, फिर भी हमको कम पे कॉस्ट पे दिखाना है। जब हम बेच देंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, तब टैक्स की बात करेंगे। एंड ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है, और इसके लिए इन्वेंट्री के लिए कौन सा AS है? 2। अब बात करते हैं 3 नंबर क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। किसके लिए है? कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, जहां पर कैश के फ्लो को हमको समझना है कि इनफ्लो का पोजीशन क्या है, आउटफ्लो का पोजीशन क्या है। कैश आउटफ्लो का मतलब यू यूज्ड कैश मोर, आपने कैश ज्यादा यूज कर लिया। जनरली इन्वेस्टिंग जो एक्टिविटी होता है, आपने फाइनेंशियल में सुना होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसको हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी कहते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो होता है जनरली, चाहे कैपिटल बस्टिंग होता है, उसमें कैश आउटफ्लो ज्यादा होता है, बिकॉज आप खरीदते ज्यादा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, रेवेन्यू कम होता है। तो हमने बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाना है तो इसमें क्या करना होता है। इसमें जनरली, जिसे अब मेथड्स की बात करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है कि इसके 2 मेथड बनाने के लिए है। एक है आपका डायरेक्ट मेथड और एक है आपका इनडायरेक्ट। CBSE वाले को इनडायरेक्ट पढ़ना है, बिहार वाले को थोड़ा सा डायरेक्ट भी पढ़ लेना है। अब ये डायरेक्ट मेथड क्या है और इनडायरेक्ट क्या है, समझो कि जैसे आपको कैश आ रहा है, जैसे सेल ऑफ गुड्स, रेंट रिसीव, मान लो डिस्काउंट रिसीव, कमीशन, किसी प्रकार से अगर कैश आपके पास आ रहा है तो दैट इज द कैश इनफ्लो, ये पॉजिटिव है। कैश क्या होगा? ये इनफ्लो है। और आप कहीं पेमेंट कर रहे हो तो कैश क्या है? जा रहा है, तो उसको हम आउटफ्लो कहेंगे। और इसी के को नेट ऑफ करते हैं तो नेट कैश फ्लो पता चलेगा या नेट कैश आउटफ्लो, यानी यूज पता चलेगा। सवाल यह है कि जब हम ये बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं कैश के पोजीशन को जानने के लिए, क्यों जानते हैं सर? इससे ये पता चलेगा कि आपका कैश सरप्लस कितना है या कैश डेफिसिट कितना है।
कहां ठीक करना चाहिए, दैट्स वाई इसको हम टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कैटेगरी में रखते हैं। हमने बोला दो मेथड होता है, एक डायरेक्ट होता है, जहां डायरेक्ट यानी कैश जैसे से आ रहा है लेते जाओ, प्लस करो, कैश जा रहा है तो उसको माइनस करो, डायरेक्ट मेथड हो गया। बट ये इनडायरेक्ट मेथड क्या है? इनडायरेक्ट है कि जब हम पीएल बनाते हैं, याद होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, ध्यान रखना, उसमें कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर भी डालते हैं या ऐसे इनकम भी डालते हैं जो नॉन कैश होते हैं। एम आई राइट? लाइक डेप्रिसिएशन। Depreciation is what? Depreciation is the expenses. And depreciation is the expenses and it is operating expenses. Which expenses? Operating. But the depreciation is non-cash expenses. Your cash has not gone. But you charge depreciation. And due to charging depreciation, your profit will decline. You have to reverse that non-cash item. So net profit is not called the cash profit. Net profit is not called the cash profit because in net profit we have to adjust all types of expenses like cash expenses and non-cash expenses. You paid rent, it is cash expenses. You charge depreciation, it is non-cash expenses, and both are debited to the profit and loss account. The net profit will not be called the cash profit. ध्यान रखिएगा। उस नेट प्रॉफिट में हमको कुछ ऐसे नॉन कैश आइटम एडजस्ट करने पड़ेंगे जो वहां पर डेबिट या क्रेडिट हो गए हैं, और उसको जब एडजस्ट कर लेंगे तो कैश प्रॉफिट का सिचुएशन पता चल सकता है। तो अगर हम ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं नेट प्रॉफिट में जो हम कैश के नॉन कैश का आइटम, तो उसको कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं, और ये जो करने का तरीका है इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट नहीं हुआ है। डायरेक्ट क्या हुआ कि हम गुड्स सोल्ड किए तो पैसा आ गया, गुड्स परचेज किया पैसा चला गया, सैलरी पेड किए पैसा गया, रेंट पेड किए पैसा गया, वेजेज पेड किए पैसा गया, डिस्काउंट रिसीव किए पैसा आया मान लो, तो ये हो गया डायरेक्ट। डायरेक्ट समझ रहे ना? और डायरेक्ट आप जा रहे हैं या आ रहे हैं। और इनडायरेक्ट क्या हुआ? रिवर्सल। इनडायरेक्ट क्या हुआ आपका? रिवर्सल, कि आपने जो कर लिया है, जो नहीं करना चाहिए था उसको रिवर्स कर दीजिए, तो वो क्या हुआ? इनडायरेक्ट हो गया। इनवर्स करना पड़ेगा आपको फॉर द। अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना है? प्रैक्टिकल लाइफ में इनडायरेक्ट यूज होगा। क्या होगा? इनडायरेक्ट। बट हमें दोनों समझना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये मेथड से, तो आपसे सवाल पूछा जाए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है इसका, तो 3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कौन रिकमेंड करता है? आईसीआई। कितने मेथड है? 2 मेथड। कितने हैं? 2, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। अब सर और भी कुछ है? हाँ, एक चीज और है, एक्टिविटीज। कैश फ्लो बनाने के स्टेप्स है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के स्टेप, और एक ही सी में सब कुछ नहीं ले लेना है। आप देखो बैलेंस शीट का भी आइटम होता होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का भी आइटम होगा, तो सबको क्या एक के साथ ले लेना? नहीं बेटा, इसके एक्टिविटीज है, इसके स्टेप्स है, एंड आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। हम मेनली 3 स्टेप्स बताएंगे, बट पहला जो स्टेप्स बताएंगे वो ही सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। आप क्रिटिकल इन द सेंस घबराइएगा नहीं, वही उसी में थोड़ा तकलीफ होगा या टाइम लगेगा। आगे के 2 स्टेप में कोई टाइम नहीं लगेगा, बस एक बार में फुटबॉल मारना है, गोली बिना गोलकीपर का गोल हो जाएगा, वो लगाने होगा। तो पहला एक्टिविटीज क्या है? द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग, बिजनेस ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। द फर्स्ट एक्टिविटी इज व्हाट? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग इन द सेंस बिजनेस ऑपरेशन। ऑपरेटिंग इन द सेंस व्हाट? बिजनेस ऑपरेशन, जहां स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, अब देखो यहां पर शब्द मेरे ध्यान रखिएगा, हमने कैश प्रॉफिट नहीं वर्ड यूज किया है। बातें नहीं करिए प्लीज, बातें नहीं करिए। हमने पूरा वर्ड यूज किया है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मीन्स व्हाट? यू हैव टू टेक ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपको याद होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में अंतर। नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों आइटम एडजस्ट होते हैं, ऑपरेटिंग में सिर्फ ऑपरेटिंग एडजस्ट होते हैं। बट ये भी ध्यान रखिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आइटम एडजस्ट होते हैं, उस ऑपरेटिंग में कुछ नॉन कैश वाले भी होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन। इफ आई एम आस्किंग डेप्रिसिएशन इज व्हाट, यू विल से इट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यू विल से व्हाट? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यू विल ऑल्सो से इट इज नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बट नॉन कैश है, तो इसको तो एडजस्ट करना पड़ जाएगा, इवन दो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्योंकि हमको ये करना पड़ेगा। नॉन, इवन दो ये ऑपरेटिंग बट ये नॉन कैश, इसलिए एडजस्ट करना पड़ेगा।
और बोला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब कि नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश, दो आइटम, इस दोनों को रिवर्स करना है। ध्यान से बस ये बैठा लो माइंड में, एकदम कैश फ्लो में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। तुमको हम डिट्टो लिख से के देते हैं तो बना के आएगा। ऑपरेटिंग क्लियर कर लेगा, कुछ टेंशन नहीं होगा। ऑपरेटिंग क्लियर नहीं करेगा, टेंशन होगा। बट ये ध्यान रखिएगा कि सर कॉन्सेप्ट जो अभी हम बोल रहे हैं ना, ये सब ध्यान सुनिए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहला एक्टिविटीज है, ये मेथड नहीं है। क्या है? एक्टिविटीज है। एक्टिविटीज अलग है, एक्टिविटीज तीन है। कितने एक्टिविटीज है? तीन है। मेथड कितने हैं? दो है, डायरेक्ट और वो मेथड से। एक्टिविटीज कितने हैं? तीन में पहला एक्टिविटी आपको सीक्वेंस से यूज करना है। फर्स्ट एक्टिविटी द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब यहां बात है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब कि यहां पर दो ऐसे आइटम एडजस्ट करने हैं जो नेट प्रॉफिट यानी पीएल में एडजस्ट वो डाले गए हैं। एक है नॉन ऑपरेटिंग और दूसरा नॉन कैश। जैसे मान लेते हैं, ध्यान रखिएगा, आपने इंटरेस्ट ऑन लोन पेड किया। क्या पेड किया? अब दिमाग में बैठा, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड किए तो ये तो कैश एक्सपेंसेस है। यस, इट इज कैश एक्सपेंसेस बट इट इज नॉन ऑपरेटिंग, तो इट मस्ट बी एडजस्टेड। ये दिमाग कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। सर कैश एक्सपेंसेस तभी एडजस्ट, अरे बेटा हमने दो आइटम बोला था, क्या क्या? नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश। ठीक है, तो पहला तो आपको ऐसे अगर नॉन ऑपरेटिंग आइटम है तो उसको एडजस्ट कर लीजिए, लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। डिविडेंड पेड, याद है डिविडेंड पेड? रिस्क में पढ़ोगे, डिविडेंड पेड भी आप पेड कर दिए ना, कैश एक्सपेंस तो हो गया बट इट इज व्हाट? नॉन ऑपरेटिंग। लाइक थर्ड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है, डेप्रिसिएशन क्या है? बट ये क्या है? तो भी एडजस्ट कर लो। तो ऐसे हमको और भी आइटम आएंगे, बहुत सारे आइटम से हमको डिस्कस कर लेंगे आगे। तो पहला एक्सपेंस है आप, सॉरी पहला एक्टिविटी क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकेंड जो है कॉन्सेप्ट के अनुसार, एज के अनुसार जो चले, प्रैक्टिकली सेकेंड स्टेप अप्लाई नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं होता हम बता देंगे। सेकेंड स्टेप को बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और इसमें नॉन करेंट एसेट्स वाले आइटम होंगे। इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट समझते हैं ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे बिल्डिंग खरीदे, बिल्डिंग बेचे, मशीन खरीदे, मशीन बेचे, शेयर्स खरीदे, शेयर बेचे। शेयर खरीदना, अब देखो याद होगा कि जब हम रेशियो पढ़ा रहे थे कुछ या फाइनेंशियल पढ़ा रहे थे तो हम बता रहे थे बेटा रे ये सब चीज ध्यान रखना, शेयर इशू करना और शेयर सेल करना दोनों अलग है। शेयर सेल करने का मतलब आपने खरीद कर रखा है, शेयर खरीद कर रखा है तो आप बेचे तो इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा, बट शेयर इशू करना इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं हो, पैसा आप अरेंज कर रहे हैं, फाइनेंस का पार्ट हो जाएगा। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ाया था, याद रखिएगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब हुआ कि जहां आप एसेट्स को बेच रहे हैं। कौन सा एसेट? नॉन करेंट, करेंट एसेट्स नहीं बेटा। सर करेंट एसेट्स क्यों नहीं? अरे भाई करेंट एसेट में स्टॉक आ जाएगा, डेटर्स आएगा, ये सब चीजें ऑपरेशनल आइटम है ना, सेल करते तब ना इधर से एडजस्ट होता है। तो ये करेंट एसेट विल नॉट बी टेकन इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ओनली द नॉन करेंट एसेट्स। एंड थर्ड एक्टिविटीज इज व्हाट? थर्ड एक्टिविटीज कॉल्ड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जहां पर फंड अरेंजमेंट का काम करते हैं। इसमें आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, या कहे तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड वाले सिचुएशन आएंगे। शेयर इशू कर रहे हैं, शेयर रिडीम कर रहे हैं, प्रीमियम पे रिडीम कर, प्रीमियम दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कर रहा है, क्या है, लोन ले रहे हैं, लोन दे रहे हैं, डिवेंचर इशू कर रहे हैं, डिवेंचर का रिडम्पशन कर रहे हैं। ये सब फाइनेंस का पार्ट है, बिकॉज आप फंड अरेंजमेंट का काम करते हैं। फाइनेंस का मतलब अरेंजमेंट ऑफ फंड। Finance means what? Arrangement of fund. There are sources of fund, and there are two types of sources of fund. That is the internal fund, internal sources and external sources. And the sources of fund is the part of financing activities. तो अब सवाल ये है कि सर हमने पहले बोला कैश फ्लो, ध्यान से बोलो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहला एक्टिविटीज हो गया, दूसरा हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरा हो गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। होगी ना। इसके अलावा भी एक चीज आता है जिसको एक्टिविटीज तो नहीं बोलेंगे, बट वही चीज के अनुसार हम एडजस्ट करते हैं और कैश फ्लो के हम एंड रिजल्ट पे जाते हैं, जिसको बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और करेंट एसेट्स का छठा पॉइंट जो है सब हेड क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है कि नहीं है? छठा
अदर करेंट, सॉरी, हाँ 5वां पॉइंट है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कहीं ना कहीं कुछ आइटम्स होते हैं जो हम लोग डिस्कस फिर कर लेंगे। वो आपको ना ऑपरेटिंग का पार्ट होगा, ना इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा, ना फाइनेंसिंग का होगा। इसका अलग ट्रीटमेंट करना है। समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। बताओ कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको रिकमेंड करता है? 3। कौन इशू करता है? कितने मेथड है? कौन कौन सा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब रिवर्सल करेंगे, ठीक है। अब बात होती है कितने एक्टिविटीज है? कौन कौन सा? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेशन नहीं बोलना है, क्या बोलना है? ऑपरेटिंग बोलना है। ऑपरेटिंग को निकालने के लिए 2 आइटम को एडजस्ट करना पड़ता है। कौन कौन सा आइटम? नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश। नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस है, नॉन कैश इनकम एक्सपेंस है, इसको एडजस्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? अब बात है कि इस 3 एक्टिविटीज के अलावा लास्ट में क्या एडजस्ट करते हैं? बातें नहीं, इस 3 एक्टिविटीज के अलावा लास्ट में क्या एडजस्ट करते हैं? कैश एंड कैश। यहां तक क्रिस्टल क्लियर हो गया? बट ध्यान रखिएगा, जो नेट प्रॉफिट नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो निकालते हैं ना, पहला एक्टिविटीज है, बस इस एक्टिविटीज को पे पहुंचने की से पहले हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये सब करने पड़ते हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बट हम लोग कर लेंगे आसानी से। एक चीज़ हम बताते हैं, हमने जो भी चीज़ लिखा बताया ये सब किताब की इंफॉर्मेशन है, आपके सिलेबस के पार्ट है, आपको जानना है, आपको लिखने भी है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि और कितने एक्टिविटीज है 3, उसके नाम, तो आपको सीक्वेंस में यूज करना है, बिकॉज हमें सीक्वेंस में चलना है, समझ ना। लेकिन जब रियल लाइफ में आते हैं तो रियल लाइफ में बताओ, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग ये पहले नहीं होगा, सबसे पहले फाइनेंसिंग का काम होगा। रियल लाइफ में सबसे पहले किसका काम होगा? आप बताइए 11th किस बात करते हैं या कहीं की बात करते हैं? कब सबसे पहले जब आप बिजनेस को शुरू करना है तो पैसे क्या करोगे? पैसा लगाओगे ना, या तो अपना पैसा लगाओगे, या तुम बैंक से लोन लोगे, या शेयर इशू करोगे। जब पैसा बिजनेस में आएगा तब ना उसका यूज करोगे, तब कैपेक्स करोगे, कैपेक्स एक्सपेंडिचर करोगे, गुड्स खरीदोगे, तब ना गुड्स सेल करने का स्टेप तो लास्ट बाद का है। खरीदने का स्टेप भी बाद का, जब दुकान खुलेगा तब ना खरीदेंगे, पहले ही खरीद के रख ले। पहले हमको कौन जानता है? खरीदने के लिए हमको पैसा चाहिए, पैसा फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो रियल वर्ल्ड में सबसे पहले कौन सा यूज होगा? फाइनेंसिंग। ध्यान रखिएगा, फाइनेंसिंग, देन इन्वेस्टिंग। सर इन्वेस्टिंग क्यों? अरे भाई प्रीमिसेस वैसे लोगे, मशीन फर्नीचर सब खरीदोगे उड़दोगे, तब ना बिजनेस का ओपनिंग करना पड़ेगा ना, देन ऑपरेटिंग का काम हो जाएगा। बट जब हम किताब की भाषा में आते हैं, थ्योरेटिकल में आते हैं, तो पहले ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग एंड देन फाइनेंसिंग, एंड लास्ट में कैश एंड कैश का यूज करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। ये आपके यूज का नहीं है, बट नोट कर लीजिए, क्योंकि कभी हो सकता है कि तुलसी पूछ दिया तो ये लिख लोगे, देन थोड़ा सा जितना बोले उसको फ्लो चार्ट बना देंगे, लिख लीजिए। हाँ कुछ चीज लिख लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट is prepared by the organization